गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। उनके एग्जॉल्टेड या फिर डेबिलिटेटेड साइन क्या होते हैं, षटबल के बारे में, ग्रहों के आपस में रिलेशन और उनके एस्पेक्ट के बारे में, और दूसरा इनको यूज़ कैसे करना है। वो सब चीज़ें हम आज के सेशन में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों की ऊंच या नीच के बारे में। तो जैसे एग्जाम्पल में पहले हम देखते हैं सन को। सूर्य जो है वो मेष राशि में यानी कि एरीज में उच्च का माना जाता है, यानी कि सूर्य की उच्च राशि हुई मेष की। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लास्ट में आपको नीच राशि दिखेगी, यानी कि लिब्रा। तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। अब हमने यहाँ पे 1 और 7 मेंशन किया है। मेष जो है वो 1 नंबर राशि है और तुला जो है वो 7 नंबर राशि है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होगा उससे 7th राशि में वो नीच का कहलाएगा। अनदर एग्जाम्पल, चंद्रमा यानी कि मून 2 नंबर राशि यानी कि वृषभ राशि में उच्च का कहलाता है। तो 2 नंबर से 7वीं नंबर की राशि हुई 8 नंबर, यानी कि ये वृश्चिक राशि में नीच का कहलाएगा। तो इस तरह से सारे ग्रहों की एक्सॉल्टेड राशि आपको दी हुई है, यानी कि उच्च की राशियां। मंगल 10th राशि में होता है, मकर राशि में उच्च का। बुध अपनी ही राशि में यानी वर्गों में कन्या में उच्च का होता है। जुपिटर चंद्रमा की राशि यानी कि कैंसर में उच्च का होता है। शुक्र गुरु की राशि में यानी 12वीं राशि में उच्च का होता है। और सैटर्न 7th राशि यानी तुला राशि में उच्च का होता है। तो अब क्या केवल कुंडली में ये देख लेना कि ग्रह उच्च का है काम करेगा? इस चीज को विशेषतः समझ लीजिए। देखिए, आपको बीच में आप अंश परमोच्च अंश दिखाई देंगे इस कॉलम में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सूर्य मेष राशि में उच्च का तो कहलाएगा, लेकिन जब वो 10 डिग्री का होगा तो ये उसका परमोच्च अंश है। यानी कि सूर्य उच्च का परिणाम पूरा 100% तब देगा जब वो 10 डिग्री का होगा। और ये 10 डिग्री से जितना दूर होता जाएगा उतना ही उच्च राशि के परिणाम कम होते जाएंगे। उसी तरह अगर सूर्य तुला राशि में नीच का है तो जरूरी नहीं कि पूरे आपको डेबिलिटेटेड रिजल्ट मिले। अगर सूर्य मान लीजिए यहाँ 28 डिग्री का है, यानी कि वो अपने उच्च अंश से 18 डिग्री दूर है, तो उसके रिजल्ट कितने परसेंट पे होंगे ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो केवल ग्रह के उच्च या नीच राशि में होने से ही फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है कि वो अपने उच्च के अंश से कितना दूर है या उसके कितना पास है। जब आप प्रिडिक्ट करेंगे कोई भी चीज़, कोई भी रिजल्ट, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये आपके नोट्स में ऑलरेडी सारी चीज़ें, एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं अवस्थाओं की, यानी कि डिग्री अंश बल की। सम यानी कि इवन साइन हमें पता है। 2 4 6 8 10 12 नंबर की राशियां सम कहलाती हैं। और 1 3 5 7 9 11 नंबर की राशियां विषम कहलाती हैं। तो अब कोई ग्रह मान लीजिए सम राशि में है, यानी 2 4 6 8 10 में है, और उसका अंश बल यानी कि डिग्री आपको दिखती है चार्ट में कि ये 0 से 6 डिग्री के बीच में है, तो वो मृत माना जाएगा। वही अंश बल अगर 6 से 12 के बीच में है तो वो ग्रह वृद्ध की अवस्था मानी जाएगी। वहीं अगर ये 12 से 18 में है तो युवा अवस्था, और अगर 18 से 24 डिग्री में है तो कुमार अवस्था, और अगर 24 से 30 डिग्री में है तो बाल अवस्था। इसका मतलब क्या समझते हैं? अब विषम राशि में है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो 24 से 30 अमृत कहलाएगा। इस तरह से चार्ट आप देख सकते हैं। याद रखने लायक चीज़ें ये है कि अगर ग्रह की डिग्री 12 से 18 डिग्री है युवावस्था, तो चाहे वो किसी भी राशि में हो आपको 100% रिजल्ट दे सकता है। दूसरा, ग्रह 18 से 24 डिग्री हो या 6 से 12 डिग्री हो, यानी कि चाहे वो वृद्ध हो चाहे वो कुमार हो, यानी कि 6 12 हो या 18 24 हो, दोनों अवस्था में ग्रह आपको 50% के आसपास रिजल्ट देगा। बाल अवस्था में ग्रह 25% के आसपास रिजल्ट देगा। और मृत अवस्था में ग्रह 0% रिजल्ट देना माना जाता है। सॉरी जी, हाँ, तो हम थे मृत अवस्था पे। तो अगर ग्रह मृत अवस्था में है तो ऐसा माना जाता है कि ये 0 डिग्री रिजल्ट देगा, लेकिन पूरी तरह से इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उसका कारण क्या है? ग्रहों के षटबल होते हैं, ये 6 प्रकार के बल हैं जो हम आगे निकालना सीखेंगे। अभी आपको एक्चुअली सॉफ्टवेयर में बने हुए मिल जाते हैं। तो अगर सूर्य का षटबल आपने देखा 6 का है, इसका मतलब वो बली माना जाएगा। मून 6 पे बली माना जाता है, मार्स 5 पे, मरकरी के साथ षटबल पे बलवान माना जाता है, जुपिटर 6 पे,
शुक्र 5 पे और सैटर्न 5 पे। ये टेबल आपको सॉफ्टवेयर किसी में मिल जाएगी जब आप शेड्यूल देखेंगे। तो मान लीजिए ग्रहों की अवस्था के हिसाब से वो 50% फल देने लायक है, लेकिन शेड्यूल में पूरा बलवान है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा ताकतवर है। साथ में अगर वो उच्च की राशि में बैठ गया है और परम उच्च अंश के और पास में है, तो चाहे बेशक वो बालावस्था में है 25% रिजल्ट देगा, लेकिन चूंकि सडबल में बहुत स्ट्रांग है और दूसरा उच्च राशि में है, तो ज़्यादा ताकत से रिजल्ट दे पाएगा। तो हमेशा याद रखिए, प्रिडिक्ट करने से पहले चीज़ों की कॉम्बिनेशन बेटर फाइंड आउट कर लीजिए कि कितना रिजल्ट इस जातक को मिलने वाला है किसी ग्रह के होने ना होने से। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। कॉम्बिनेशन चार्ट वगैरह सब आपके पास है नोट्स में, तो गो थ्रू कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। अब ये है नैसर्गिक मैत्री। ये मैत्री हर चार्ट के लिए एक जैसी रहेगी। ये फिक्स है कि हर ग्रह किसको कौन पसंद करता है, कौन किसका शत्रु है। तो एक उदाहरण देखते हैं, फिर हम देखेंगे समझना कैसे इसे। मान लीजिए मैं सूर्य की बात करूं, तो हम देखेंगे सूर्य किसको अपना शत्रु मानता है। तो आखिरी कॉलम है एनिमी का। तो सूर्य मानता है शुक्र को और शनि को अपना शत्रु। दोस्त किसको मानता है? जू मून उसका दोस्त है, मार्स उसका दोस्त है, जुपिटर उसका दोस्त है, मरकरी उसके लिए समय कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि सूर्य अगर अपनी मित्र के घर में या मित्र की राशि में है, तो जब सूर्य चंद्रमा की राशि में होगा, मंगल की राशि में होगा, गुरु की राशि में होगा, तो उसको कंफर्टेबल फील होगा, अच्छा महसूस होगा, क्योंकि वो मित्र के घर में है। वहीं अगर सूर्य अपने एनिमी के घर में है, तो उसको ऐसा महसूस होगा कि दुश्मन के घर में है, शत्रु के घर में है, तो उसके रिजल्ट देने की कैपेसिटी प्रभावित होती है, कम हो जाती है। इसमें एक पक्ष और है, वो समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे सेकंड नंबर पे मून है। मून के एनिमी में कोई नहीं है, यानी चंद्रमा किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ग्रह चंद्रमा का दुश्मन नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे मरकरी को फोर्थ नंबर पे, बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा? चंद्रमा अगर बुध के घर में है, चंद्रमा अगर बुध के घर में है, अब चूंकि चंद्रमा तो इसको दोस्त मानता है, तो चंद्रमा को फर्क नहीं पड़ेगा, वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसके हिसाब से वो अपने मित्र के घर में है। वहीं मरकरी अगर चंद्रमा के घर में है, बुध चंद्रमा की राशि में है, तो बुध को यह एहसास होगा कि वो शत्रु की राशि में है। तो इस तरह से कंबाइन हमें कर लेना चाहिए। बहुत छोटे संक्षेप में इन्हें कैसे समझना है हम आगे देख लेते हैं। देखिए, ये चार ग्रह हैं देवताओं की श्रेणी में, सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। ये है दैत्य, शुक्र और शनि। फिर आता है मरकरी, ये है राजकुमार प्रिंस, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सबका दोस्त भी है, दुश्मन भी है, सब इसके लिए नॉर्मल है। तो देखिए समझते कैसे हैं। पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य केवल इन दोनों को अपना दुश्मन मानता है, दैत्यों को, और इन रिटर्न ये दोनों भी सूर्य को अपना दुश्मन मानते हैं। ठीक है। अब चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा की टेबल में हमें क्लियर है, चंद्रमा किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, तो ये टेबल खाली है। ठीक। अब बात करते हैं मरकरी की। मरकरी को आप गौर से देखेंगे, तो मरकरी सूर्य को अपना मित्र मानता है। ठीक है। और एक और चीज देखेंगे, मरकरी, बुध एक ऐसा ग्रह है जो एक दैत्य को भी अपना मित्र मानता है, वीनस को। तो आप मरकरी की टेबल में देखेंगे तो आपको सूर्य और वीनस दिखाई देंगे। ठीक है। अब इसका परिणाम क्या होता है कि एक देव एक दैत्य को अपना मित्र मानता है, उसका परिणाम ये है, आगे देखते हैं। मंगल, मंगल मरकरी को अपना शत्रु मानता है। क्यों? क्योंकि ये युवराज है और ये दैत्य से दुश्मन दोस्ती कर बैठा है, तो इसलिए मंगल इसको दुश्मन मानता है। ठीक है। बाकी मंगल किसी और को दुश्मन नहीं मानता, क्योंकि चूंकि सेनापति है तो उसे किसी से डर नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। जुपिटर, अगर आप गुरु के बारे में बात करेंगे, तो गुरु भी इसीलिए मरकरी को शत्रु मानता है, क्योंकि मरकरी ने दैत्य गुरु शुक्र को अपना दोस्त बनाया हुआ है। दूसरा, गुरु खुद देवगुरु हैं, इसलिए वो भी शुक्र को शत्रुत्व मानते हैं। तो जुपिटर मरकरी को और शुक्र को शत्रु मानता है। लेकिन आप अगर एनिमी टेबल में देखेंगे, तो कोई भी प्लानेट, कोई भी ग्रह जुपिटर को यानी गुरु को अपना शत्रु नहीं मानता, यानी कि देवगुरु को कोई भी ग्रह शत्रु नहीं मानता है। अब वीनस और सैटर्न, जैसा हमने देखा कि ये सूर्य को शत्रु मानते हैं, साथ में ये दोनों के दोनों चंद्रमा को भी शत्रु मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि चंद्रमा ने सूर्य को अपना मित्र बना रखा है, जबकि ये दोनों सूर्य के दुश्मन है, इसलिए चंद्रमा को भी मानते हैं। अब सैटर्न मंगल को अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि मंगल सेनापति है,
क्रूर है और वो दैत्यों पे वश करता है, कंट्रोल करता है। तो इस तरह से एक लाइट मोड में हम एनिमी का रिलेशन समझ सकते हैं। हालांकि नैसर्गिक मैत्री चक्र आपको मिल जाएगा बना हुआ सॉफ्टवेयर में। हमने क्यों समझा अभी आगे देखते हैं। अब बात करेंगे तात्कालिक मैत्री की। इसे याद रखना जरूरी है। क्यों है समझते हैं। देखिए, कुंडली में कोई भी एक ग्रह बैठा है, उससे जो ग्रह दूसरे नंबर पे होगा, तीसरे घर में होगा, चौथे होगा, 10वें होगा, 11वें होगा, 12वें होगा, यानी 2 3 4 10 11 12 में अगर कोई ग्रह है तो वो ग्रह तात्कालिक मैत्री में कहलाएंगे। यानी कि सूर्य अगर एक नंबर राशि में है तो दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, 10वें 11वें 12वें घर में बैठे ग्रह सूर्य के तात्कालिक मित्र कहलाएंगे। इसके अलावा ग्रह कहीं और है, मान लीजिए सूर्य पहले घर में है, तो पहले घर में यानी उसी घर में बैठे 5वें घर में, 6वें घर में, 7वें, 8वें और 9वें घर में बैठे जो ग्रह हैं वो उसके तात्कालिक शत्रु कहलाएंगे। ये भी आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, लेकिन इसे याद इसलिए रखना है कि जब आप गोचर देखेंगे उस समय हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझते हैं कैसे। पहले हम आगे देखते हैं कि नैसर्गिक मैत्री देखिए, वहाँ शत्रु है, तात्कालिक में मित्र है, तो उसका रिजल्ट क्या है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है, जिसे हम बोलते हैं पंचदा मैत्री चक्र। आपने किसी भी एक जगह देखा कि एक ग्रह मित्र है और दूसरे में तात्कालिक में भी मान लीजिए मित्र हैं, तो मित्र मित्र मिलके अति मित्र हो जाता है। ये इनका कॉम्बिनेशन है। किसी एक मैत्री में मित्र है, एक में शत्रु है, तो ना मित्र रहेगा ना शत्रु, उनका रिलेशन सब होने रहेगा, न्यूट्रल हो जाएंगे। अगर एक मैत्री में ये मित्र है, एक में सम है, तो मित्र रहेगा, कॉम्बिनेशन फाइनल। अगर दोनों में ही शत्रु हैं तो ये अति शत्रु हो जाते हैं, बहुत बुरा रिजल्ट देंगे। और एक में शत्रु है, दूसरे में सम है, तो ये शत्रु रह जाते हैं। अब ये तो पंचदा मैत्री चक्र भी आपको बना हुआ मिल जाएगा, लेकिन जब मैं गोचर पर नजर डालूंगा तो आज के गोचर में कौन सा घर कहाँ प्लेस्ड है, उसके लिए मुझे तात्कालिक मैत्री जो है उसको याद होना जरूरी है। क्योंकि नैसर्गिक तो मुझे टेबल से मिल जाएगी, तो मैं तुरंत तात्कालिक मैत्री लगा के देखूंगा कि पंचदा मैत्री का रिजल्ट इस गोचर के हिसाब से क्या आ रहा है। उस बेस पे हम प्रेडिक्शन के रिजल्ट को अनाउंस करते हैं। तो हमें एक बार इस पर नजर डाल लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्रह दृष्टि एस्पेक्ट की। देखिए, पूरे जो प्लानिट है हमारे सातों, उनको एक दृष्टि मिली हुई है सातवीं, यानी कि हर ग्रह अपने से सेवंथ घर को देखता है, सातवें घर को पूरी दृष्टि से देखता है, यानी उसको पूरी तरह से प्रभावित करता है। अब एक छोटा सा इसमें कॉम्बिनेशन देखते हैं। मान लीजिए सूर्य आपका, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, सन जो है ये आपका एक नंबर यानी मेष राशि में बैठा है। तो हमें पता है ये एक नंबर में उच्च का होता है, तो ये अपनी एस्पेक्ट कहाँ डालेगा, सेवंथ नंबर राशि यानी तुला राशि पे। और हमें पता है कि सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। तो सूर्य की जो सेवंथ एस्पेक्ट पड़ेगी वो नीच की दृष्टि कहलाएगी। याद रखिए, कोई ग्रह अगर उच्च में बैठा है तो वो अपने सातवें घर को देखेगा जो नीच दृष्टि से देखेगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा। एक तो आपकी दृष्टि ऐसे घर पे पड़ रही है जो आपको पसंद नहीं, जहाँ आप वीक हो जाते हैं। दूसरा, अगर उस घर में कुछ प्लानेट बैठे हैं और वो आपके अति शत्रु या शत्रु हैं, तो आप उनको बहुत परेशान करोगे, बहुत गंदा रिजल्ट दोगे। वहीं आपके अगर अति मित्र बैठ जाएं तो आप खराब रिजल्ट ज़्यादा नहीं दोगे। तो नीच दृष्टि के भी कैलकुलेशन करने पड़ेंगे कि ये मित्र दृष्टि है, शत्रु दृष्टि है, या कैसे रिजल्ट देगी जो प्लानिट बैठे हैं वो इसके मित्र हैं या शत्रु हैं। ठीक है। तो ये सेवन्थ एस्पेक्ट सबको मिला हुआ है। इसके अलावा कुछ स्पेशल एस्पेक्ट है, जैसे मंगल के पास। मंगल जहाँ बैठता है वहाँ से सातवें घर को देखता है और चौथे और आठवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो मंगल की दृष्टियाँ कहलाती हैं चौथी, सातवीं, आठवीं। मंगल जहाँ बैठेगा वहाँ से चौथे घर को, सातवें घर को और आठवें घर को प्रभावित करता है। उसके बाद जुपिटर यानी गुरु को स्पेशल एस्पेक्ट मिली है। सेवंथ के अलावा गुरु को मिली है पांचवी दृष्टि और नाइन्थ एस्पेक्ट। तो जुपिटर जहाँ बैठेगा वहाँ से पांचवा घर, सातवां घर और नवा घर, इन तीनों घर को देखेगा और उनको प्रभावित करेगा। साथ में शनि को मिली हुई है, सैटर्न को तीन एस्पेक्ट मिली है। तो शनि जहाँ बैठेगा वहाँ से तीसरे घर को देखेगा, सेवन्थ घर को देखेगा और 10वें घर को देखेगा और उन घरों को प्रभावित करेगा। तो इन तीन प्लानिट की एस्पेक्ट थोड़ी सी स्पेशल है, जिनको तीन तीन एस्पेक्ट मिली हुई है। तो कुछ मिला के ये कुछ बेसिक चीज़ें थी हमारी, जिनको हम प्रेडिक्शन में कैसे पूरी तरह से यूज़ करेंगे हम आगे सीखेंगे। इसके अलावा हाँ, गणित भी लेते हैं। हाँ, इसके अलावा जो हमारे आगे